हम लोगों ने न्यूज़ को देखा कि जो अभी 5वां चरण हुआ है उसमें चुनाव के दौरान भी जो है लोग मरे हैं हीट वेव के चलते काफ़ी ज़्यादा। तो वो लोग कौन मर रहे हैं वहाँ पर? कहीं न कहीं जो डिहाइड्रेट है लेकिन फिर भी जा रहे हैं दोपहर में। तो अगर और मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा धूप में हीट वेव में कौन जाता है, वो है जो आम एक आम इंसान है, जो रोज़मर्रा की जीवन में देखता है, जिसे जो फील्ड वर्क करता है, जो बैठा है कमरे में एसी में काम कर रहा है, उसके लिए हीट वेव उतना चीज़ें नहीं मैटर करती। ऐसी स्थिति में वो भी अपने पास में पानी वगैरह चीज़ें रखे, डिहाइड्रेशन को मेंटेन करे, ठीक है? कपड़ा पहने, जैसा मैंने बताया सूती कपड़ा पहने, हल्का रंग का कपड़ा पहने, सर पे कुछ ना कुछ रखे, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि टेम्परेचर हाई है तो अपने वो सारे इंपॉर्टेंट काम जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो आप दोपहर 12 बजे से 11 बजे तक आप निपटा लें। तो महिलाओं को दोपहर में खाना अगर पकाना है तो आप 11 बजे तक बना लें, है ना? ये ज़रूरी नहीं कि वो अगर महिलाएँ बाहर नहीं निकल रही हैं तो रसोई में जब टेम्परेचर हाई होगा उनके गैस पे काम करने से या किसी भी तरीके से, तो वो काफ़ी ज़्यादा हीट वेव चल रही है। अपने जो टेम्परेचर का लोग देख रहे हैं, टेम्परेचर आप एटलीस्ट आपको पहले से पहले आज न्यूज़ के समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आप लोग जो है देख ले रहे हैं कि आपके आसपास का माहौल में टेम्परेचर क्या है। दूसरी चीज़ है, अगर आपको लग रहा है कि टेम्परेचर हाई है तो अपने वो सारे इंपॉर्टेंट काम जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो आप दोपहर 12 बजे से 11 बजे तक आप निपटा लें। 11 से पहले 12 बजे तक अपने वो सारे इंपॉर्टेंट काम निपटा लें। आप बाहर कम से कम निकलें। आपको ज़रूरत लगती है बाहर निकलने में, अपने सर पे कपड़ा रखें, सूती कपड़ा, हल्का कपड़ा, हल्के कलर के कपड़े पहनें, ठीक है? क्योंकि ये सब ज़्यादा टेम्परेचर को एब्ज़ॉर्ब नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ है, अपने आप को हाइड्रेट करें, अपना हाइड्रेशन मेंटेन करें, पानी पीते रहें, नींबू पानी होता है, लस्सी होती है या फिर इस तरह के पेय पदार्थ पी सकते हैं। बहुत सारे जैसे हम लोग खस एक होता है, उसको डाल करके अच्छे से अपने आप को हाइड्रेट कर सकते हैं, ठीक है? बाकी सब नारियल पानी और तमाम तरह के पानी अपने साथ में रखें, आप पीते रहें हर थोड़ी-थोड़ी देर पे, अगर आप बाहर में हैं। दूसरी चीज़ है, आप कुछ चीज़ों को अपने, ये तो करने वाली बात हो गई। ना करने वाली स्थिति में ये है कि अब जैसे महिलाएँ हैं, तो महिलाओं को दोपहर में खाना अगर पकाना है तो आप 11 बजे तक बना लें, है ना? ये ज़रूरी नहीं कि वो अगर महिलाएँ बाहर नहीं निकल रही हैं तो रसोई में जब टेम्परेचर हाई होगा उनके गैस पे काम करने से या किसी भी तरीके से, तो वो रसोई में भी काम करते हैं। या फिर जो महिलाएँ इस तरह की हैं जो अभी भी गाँव, वैसे तो अब ऐसा सब जगह पे सिलेंडर है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा लगता है कि अगर चूल्हे वगैरह पे काम करें तो आप अपना काम 9-10 बजे तक निपटा लें, आप गर्मी से बचें। और दूसरा एक वर्ग बच जाता है, बच्चे बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं। बच्चे छुट्टी होते ही क्या करते हैं कि अरे चलो खेल लेते हैं, ये कोचिंग करा देते हैं, पेरेंट भी ये कोचिंग करा देते हैं। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा कोचिंग भी करा रहे हैं तो एटलीस्ट उनको कोशिश करें कि इवनिंग का टाइम में हवा अगर है तो कोचिंग के लिए भेजें। बच्चा डिहाइड्रेट ना हो, एटलीस्ट पेरेंट को उनके साथ जाएं। अगर थोड़ा बहुत भी कमज़ोरी बच्चे में लग रही है, उसके साथ में बने रहें। दिन में 2 दिन की आप छुट्टी करा सकते हैं। वैसे तो कुछ कोचिंग ऐसी होती है जो हफ्ते में कुल 5 ही दिन कराते हैं। कोच जो हैं वो ऑलरेडी छुट्टी लेते हैं, लेकिन अगर ऐसा फिर भी लगता है तो कोचेज़ को भी सोचना चाहिए कि बच्चों की हर तीसरे दिन की या चौथे दिन पे एक जो है वीकली 2 एटलीस्ट उनको रेस्ट देने चाहिए। डिहाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए बच्चों में भी, और इन सब चीज़ों का बच्चों में ध्यान रखना चाहिए। पानी वगैरह लेकर के, ग्लूकोज़, ओआरएस वगैरह उनको लेकर के भेजना चाहिए। अभी हमारा चौथा वर्ग अगर देखा जाए, जो है एक वर्ग बचता है हमारा, जो मध्यम मजदूर वर्ग है। मजदूर वर्ग वो आता है जो दिन रात लगा रहता है, उसे वो ना सुबह देखता है, ना दोपहर देखता है, ना रात देखता है। देखिए, मैंने भी मज़दूरों से काम कराया है और आपके यहाँ पर भी ज़रूर किसी न किसी मज़दूर ने काम किया होगा। उन लोगों का एक सिस्टम रहता है कि मज़दूर वर्ग काम कब से शुरू करेगा? सुबह 9 बजे से लेकर के, और वो 1 बजे तक काम करता है, और 1 बजे से बाद में फिर दोबारा 1 घंटे रेस्ट करता है, फिर 2 बजे से लेकर के फिर 5 बजे तक काम करता है। अब मुझे बताइए कि जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हाई मेंटेन किया, उन्होंने झेला कि नहीं झेला मज़दूर ने? आप एक तो ना अवेयरनेस बढ़ाई जाए उन मज़दूरों में, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखो अभी न्यूज़ आ रही है पूरे, आप हम लोगों ने न्यूज़ को देखा कि जो अभी 5वां चरण हुआ है उसमें चुनाव के दौरान भी जो है लोग मरे हैं हीट वेव के चलते काफ़ी ज़्यादा। तो वो लोग कौन मर रहे हैं वहाँ पर? कहीं ना कहीं जो डिहाइड्रेट है लेकिन फिर भी जा रहे हैं दोपहर में। तो ऐसी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जो मज़दूर वर्ग है उनका अपना टाइम अपना एडजस्ट करें। क्या वो सुबह 8 बजे से, अगर 9 बजे नहीं है तो 9 बजे से टाइम खींच करके आप 12 बजे तक कर लीजिए। शाम का टाइम आप काम का अपना जो है 4 बजे 3 बजे से शुरू कर लीजिए। तो एटलीस्ट वो 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक या 3:30 बजे तक रेस्ट कर लें, और 1 घंटा अपना 2 घंटा शिफ्ट कर लें। अगर 5 की बजाय 7 बजे तक छुट्टी करें, क्योंकि अब बड़ा दिन होता है, तो क्या वो मज़दूर मरने से, डिहाइड्रेट होने से बचेगा कि नहीं बचेगा? लेकिन ये चीज़ उनको पता कैसे चलेगी?
और उनके अंदर में एक जिद होती है कि नहीं मुझे तो शाम को टाइम से पहले जाना है, तो कहीं ना कहीं बीमारी उनमें ज़्यादा बढ़ती है, डिहाइड्रेशन बढ़ता है। और आप देखो जो बच रहा है, जो जिसके पास व्यवस्था है वो तो बच जा रहा है, मरने में वही लोग आते हैं, है ना। तो ऐसे में मज़दूरों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। जो उनके ठेकेदार हैं उनको, जो कहीं पर भी ठेका लेकर के उनसे काम करवाते हैं, तो उनको भी देखना चाहिए कि हमारा मज़दूर जो है वो टाइम बढ़ाए, अपना इवनिंग शिफ्ट में ज़्यादा बढ़ाए, दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट ले। और अगर और मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा धूप में, हीट वेव में कौन जाता है, वो है जो आम एक आम इंसान है, जो रोज़मर्रा की जीवन में देखता है, जिसे जो फील्ड वर्क करता है, जो बैठा है कमरे में एसी में काम कर रहा है, उसके लिए हीट वेव उतना चीज़ें नहीं मैटर करती। जिसको रोज़ लेना है, साइकिल पे मजदूरी करनी है या फिर बाइक पे लेकर के बाहर निकलना है, ऐसी स्थिति में वो भी अपने पास में पानी वगैरह चीज़ें रखे, डिहाइड्रेशन को मेंटेन करे, ठीक है। कपड़ा पहने, जैसा मैंने बताया, सूती कपड़ा पहने, हल्का रंग का कपड़ा पहने, सर पे कुछ ना कुछ रखे, ठीक है, इस तरह से। और जो बाइक वगैरह पे चलाते हैं उसमें अपने आप को ध्यान में रखे कि, क्योंकि आजकल सीट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और जैसे कि कहीं ना कहीं फील्ड वाला आदमी खाना कभी लेके जा रहा है, कभी नहीं लेके जा रहा है, तो खाना बाहर से भी खा रहा है, तो उसके चलते बाहर का खाना खाने से ना कि उसको यही समस्या होगी, उसको तमाम तरह की दूसरी समस्याएं हो जाएंगी। जैसे ये तो है ही है कि डिहाइड्रेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इन दिनों के बाद से जब उमस बढ़ जाती है और आप गर्म सीट पे बैठते हो बाइक पे, तो आपको जो है नीचे फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है जेनिटल ऑर्गन्स के आसपास जो है। तो ये एक अलग तरह की, क्योंकि पसीना आता है हर बार में और पसीना वहाँ पे रुकता रहता है, फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, जिसे हम एक तरीके से गुदा रोग कह सकते हैं। हाँ, गुदा रोग आसपास गुदपाक हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन गुदामार्ग के चारों तरफ भी हो सकता है ना। और बाहर का अगर इस ऐसे मौसम में खाते हैं तो अक्सर हमने देखा है कि बुखार जैसी समस्याएं तो बढ़ती हैं, क्योंकि हल्का खाना खाना चाहिए इन दिनों में, लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हम बाहर का जब ज़्यादा इस तरह का खाते हैं या फिर बाहर ठेले पे खाएंगे या कहीं पर भी, तो स्पाइसी फूड जाएगा, तो गुदामार्ग में जो पाइल्स जैसे हो गया है, पेरियनल एब्सेस जैसी बीमारी, वो अक्सर इस मौसम के बाद में बढ़नी शुरू हो जाती है। उन सब पे भी अपना फोकस रखना चाहिए और हल्का लिक्विड डाइट लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी क्लिनिक में आने से पहले अभी मैंने आपके बोर्ड पर पढ़ा कि आप आयुर्वेदिक इलाज करते हैं। तो आयुर्वेदिक और होम्योपैथी, इनमें क्या डिफरेंस है? क्या इनमें कौन सी दवाई है जो ज़्यादा अच्छी है? आप हमारे व्यूवर्स को बताइए। देखिए, सारी दवाइयाँ अच्छी हैं उसमें कोई, और सारी पैथी अच्छी हैं, और लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी पैथी कंप्लीट नहीं है, सब पैथीज़ को एक दूसरे की ज़रूरत है। जैसे इमरजेंसी मॉडर्न हॉस्पिटल हैं, इमरजेंसी हॉस्पिटल्स हैं, मैं बीमार होऊंगा, मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं भी जाऊंगा, ठीक है। लेकिन जहाँ क्रॉनिक डिसऑर्डर की बात आती है तो हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं आयुर्वेद की तरफ, ठीक है। आयुर्वेद की लोगों को उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हम प्रकृति का पता लगा लेते हैं, पहले 8 से 10 साल के बच्चे की प्रकृति का पता चल जाता है, तो हम उसको उसी हिसाब के से उसकी पूरी लाइफ में हम लोग पूछते हैं कि क्या इसको दें क्या ना दें खाने में, हम उसकी पूरी लाइफ सेट कर सकते हैं कि भाई आप इसको ये चीज़ें दो ताकि इसकी प्रकृति के अनुरूप हो, इस मौसम में ये चीज़ दो, इस सुबह के टाइम पे ये दो, शाम के टाइम पे ये दो, वो बच्चे की प्रकृति के हिसाब से। खैर ये तो बचने की बात हो गई, लेकिन अब बात आती है होम्योपैथिक वगैरह और ये सब आयुर्वेदिक में क्या अंतर है। जो आयुर्वेद में परिकल्पनाएं बनी जाती हैं, जो दवाइयाँ बनी जाती हैं, वो काफ़ी सारे उसमें होती है, स्वरस होता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, आपकी गोलियाँ होती हैं, वटी होती हैं, ठीक है, और ये सब चीज़ें होती हैं, और पंचकर्मा वगैरह होता है जैसे हमारे यहाँ पे। तो इस सब के अलावा भी और जो अपनी होम्योपैथिक है होती है, उसमें उसका इतना उसके मॉलिक्यूल्स को इतना ज़्यादा डाइल्यूट करके, कंसनट्रेटेड, हाईली कंसनट्रेटेड करके उसको तैयार किया जाता है। सभी औषधियाँ जो आ रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारे प्लांट्स के थ्रू ही एक्सट्रैक्ट होकर के आती हैं। अब वो अगर होम्योपैथी में जाएगी तो हाईली कंसनट्रेटेड होकर के जाएगी, ड्रॉप्स वाइज में काम करेगी, ठीक है, तो आपको लगा कि ये होम्योपैथी हो गई है। वही दवाई मॉडर्न साइंस की तरफ जाएगी, और कुछ और दूसरे जब उसके उस एक्सट्रैक्ट के प्लांट के या किसी भी के भी एक्सट्रैक्ट लेने के बाद में आप फाइनली मॉलिक्यूल्स पे जाओगे, तो वो मॉडर्न मेडिसिन हो गई है, क्योंकि वो तेज़ी से काम कर रही है। आयुर्वेद की बस खासियत ये है कि जो चीज़ें रॉ मटेरियल में आपको मिलती है, वो रॉ मटेरियल के थ्रू ही आपको पहुंच जाती है आपकी बॉडी में, तो उतना ज़्यादा हार्म या नुकसान नहीं करता। जितनी तेज़ी से वो लोग काम दवाइयाँ करती हैं, उतनी तेज़ी से काम मतलब नुकसान नहीं करती हैं शरीर पे, ठीक है। तो ये हमें, जैसे हम आए दिन में देखो, रसोई हमारी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर होती है, ठीक है, तो वहाँ से अगर हम अपना ध्यान रखेंगे तो अपने आप ही सेहत बढ़िया रहेगी। इसके लिए अगर आपको आयुर्वेद को जानना है तो मेरे विचार से जो महिलाएं हैं उनको खाना पीना बनाना, वो सब चीज़ों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रह जाता है महिलाओं को समझाने के लिए कि भाई रसोई में कैसे कैसे खाना पाक करना चाहिए।